नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज फिक्र आपकी में, फिक्र हमें आपके पैसों की। इसका एंगल संसद से भी है, टैक्स पेयर्स मनी, है ना। बात करेंगे। देखिए, संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया है। इस दौरान 12 बिल पास हुए, लेकिन चर्चा सिर्फ एक पर ही हो पाई। पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे पर संसद बाधित करने के आरोप लगाते हुए अपनी अपनी सियासी जीत के दावे किए। सवाल यह नहीं है कि जीत हार किसकी हुई, बल्कि यह है कि मॉनसून सत्र में संसद का कीमती समय बर्बाद क्यों हुआ। आज राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने आरोप लगाया कि हल्द्वानी में उनकी रैली के बाद बीजेपी के लोगों ने वहां पहुंचकर मंच का शुद्धिकरण और हवन किया। खड़गे ने इसे दलितों का अपमान बताया, तो उत्तराखंड से यूपी तक राजनीतिक उबाल आ गया। जाति पर सियासी लड़ाई वाली यह खबर डिटेल में जानेंगे। और क्या यूपी में योगी सरकार चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में 20-20 हजार रुपए डालने वाली है। बीजेपी में एक ऐसा मंथन चल रहा है जिस पर अखिलेश यादव ने व्यंग बाण चलाया है और राज्य में सियासी वोल्टेज बढ़ गया है। पटियाला में पिटबुल डॉग ने पति पत्नी पर हमला करके उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया। घर देखने गए थे लोग। वीडियो वायरल होने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि जो पिटबुल इतना खतरनाक है, उसे घर में पालने की जिद क्यों है। और पाकिस्तान के पूर्व इंटरनल मिनिस्टर शेख रशीद ने लश्कर के आतंकी हाफिज सईद की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए खुद को उसका गुलाम कहा। और यह कहते ही कैसे पाकिस्तान का आतंकी चरित्र बेनकाब हो गया, आपको देखना जरूर चाहिए। लेकिन फिक्र में आज की शुरुआत भी संसद से करते हैं। मॉनसून सत्र का आखिरी दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। मुझे लगता है ये लाइन तो हम ना रिकॉर्ड करके रोज लगा सकते थे। यही हो रहा। लेकिन लोकसभा में एक स्पेशल फ्रेम जरूर दिखा। सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तीनों दिखे। मौका लोकसभा में वंदे मातरम गायन का था। सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होने पर जैसे ही अमित शाह लोकसभा में पहुंचे, विपक्ष की तरफ से नारेबाजी होने लगी। माफी मांगो, माफी मांगो और डंडा किसने चलाया के नारे लगने लगे। इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से भी जवाब आया, तो गृह मंत्री ने इशारा करके एनडीए सांसदों को बैठने को कहा। विपक्ष की नारेबाजी के दौरान अमित शाह मुस्कुराते दिखे। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और स्पीकर ने वंदे मातरम गायन शुरू करवाया। राष्ट्रीय गीत के खत्म होते ही स्पीकर ने सदन को अनिश्चितकालीन तक स्थगित कर दिया। आखिरी दिन लोकसभा की कार्रवाई लगभग 4 मिनट चली। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई लगभग 1 घंटे तक चली। एमएमडीआर संशोधन बिल पास होने के बाद यह सदन भी स्थगित हो गया। यानी संसद का मॉनसून सत्र हंगामे से ही शुरू हुआ, हंगामे पर आकर खत्म हो गया। इसे लेकर पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। संसद के हंगामेदार एपिसोड में दोनों तरफ के सदस्य शामिल रहे। पूरे सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच सबसे बड़ा टकराव छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर है। विपक्ष गृह मंत्री के बयान की मांग करता है, तो सत्र के आखिरी दिन 2 दिन में सरकार ने यह साबित करने की कोशिश की कि अमित शाह चर्चा से लेकर बयान तक के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं चाहता। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी और गृह मंत्री के कारण सदन नहीं चला, जबकि बीजेपी का कहना है कि एक नेता के अहंकार के कारण सत्र नहीं चल पाया। यानी दोनों तरफ से नैरेटिव की लड़ाई चलती रही और संसद का सत्रावसान हो गया। जब खुद ही प्राइम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे, होम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे, दे वांट टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी। ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट हमारे सामने कुछ नहीं, सब कुछ हम हैं। एक व्यक्ति का अहंकार से कारण, ओनली बिकॉज ऑफ द ईगो ऑफ वन पर्सन, पूरा सेशन ये तो डिरेल हो गया। और ये सिर्फ अरोगेंस के अलावा और कुछ कारण नहीं है। मंत्री जी आज आए हैं वंदे मातरम गाने के लिए, आज आए हैं। पूरा सेशन चला है, ना प्रधानमंत्री जी आए ना गृह मंत्री जी आए, तो कैसे चलेगा फिर ये लोकतंत्र और ये पार्लियामेंट। एक आदमी का अहंकार, गलतफहमी और भ्रम के कारण पूरे देश का सैकड़ों करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया। मॉनसून सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन संसद के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड कई सवाल छोड़ गया। संसद से आई इस रिपोर्ट पर हमने डेटा फाइल तैयार की है। दोनों सदनों को मिलाकर कुल 12 बिल पास हुए। सिर्फ
एंटी पेपर लीक बिल पर दोनों सदनों में चर्चा हो पाई। बाकी के 11 बिल हंगामे के बीच ही पास करना पड़ा। यानी चर्चा और उत्पादकता के मोर्चे पर तस्वीर कमजोर रही। लोकसभा की 19 बैठकें हुई, करीब 114 घंटे कार्रवाई होनी थी, लेकिन सदन सिर्फ 17 घंटे 30 मिनट चला। मैं रिपीट कर रहा हूं, 114 घंटे में से सिर्फ 17.5 घंटे, करीब 96 घंटे 30 मिनट काम नहीं हो सका, यानी सिर्फ 19% काम हुआ। इसी तरह राज्यसभा में भी करीब 114 घंटे काम होना था, ध्यान से देखिए, लेकिन कार्रवाई सिर्फ 37 घंटे 20 मिनट ही हो पाई। करीब 76 घंटे 40 मिनट काम नहीं हो पाया। ऊपरी सदन में सिर्फ 39.17% ही काम हुआ। इन आंकड़ों के आधार पर आप कह सकते हैं कि लोकसभा से ज्यादा राज्यसभा की कार्रवाई चली, लेकिन ज्यादातर हिस्सा धुल गया। विधायी कामकाज की बात करें तो सरकार के खाते में दोनों सदनों से 12 बिल पास हुए। इनमें एंटी पेपर लीक बिल, वंदे मातरम से जुड़ा बिल, जन्म मृत्यु पंजीकरण, सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या, एमएसएमई और टैक्सेशन, बैंकर्स बुक्स एविडेंस, ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स, केरल नाम परिवर्तन, एनसीडीसी, एमएमडीआर संशोधन बिल शामिल थे। मतलब बिल पास करने का स्कोर कार्ड तो ठीक है, लेकिन ये नंबर बिना चर्चा के आए, जिस पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है और सरकार भी। दोनों तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे को सत्र नहीं चलने का जिम्मेदार ठहराया गया। मॉनसून सेशन आज समाप्त हो गए हैं। हम दो तरीके से देखते हैं। बिजनेस के दृष्टि से बहुत अच्छा सेशन रहा। टोटल 12 बिल्स पास किए हैं इन टोटल, और चर्चा की दृष्टि से हम खुश नहीं है क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है। तो सरकार पूरी के पूरी तरीके से इस सत्र में बैकफुट में दिखाई दी। 2 दिन की चर्चा में ना प्रधानमंत्री आए जो रात को रील बनाते हैं, ना गृह मंत्री आए, और 15 दिन तक गृह मंत्री लापता, गायब। मॉनसून सत्र संसद का एक नेता के अहंकार, अनुशासनहीनता और उद्दंडता की भेंट चढ़ गया। एक ही कारण है इस सेशन के वॉशआउट के लिए, एकमात्र कारण है, वो है प्रधानमंत्री का नहीं आना, गृह मंत्री का नहीं आना। पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। वैसे आपको एक डेटा बताते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लोकसभा की जो प्रोडक्टिविटी है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने बताया कि वो 19% थी और राज्यसभा की 39%। तो आप ये जानना चाहेंगे कि रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड 2010 का विंटर सेशन है, जहां पर सिर्फ 5% प्रोडक्टिविटी थी, और 2013 के विंटर सेशन में 6%। सत्र के खत्म होने पर स्पीकर और सभापति की तरफ से एक चाय पार्टी होती है, जिसमें पक्ष और विपक्ष के कुछ सदस्य होते हैं। यहां भी सदन की तरह गतिरोध तो दिखा, लेकिन मामला 50-50 पर जाकर ठहर गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की चाय पार्टी का कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक के सभी घटक दलों ने बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इंडिया गठबंधन के दल गृह मंत्री अमित शाह के साथ नहीं बैठना चाहते थे। हालांकि स्पीकर डीएमके ने चाय पार्टी में हिस्सा लिया, स्पीकर के साथ। खैर, दूसरी तरफ राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन की चाय पार्टी में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी समेत विपक्ष के कई अन्य नेता शामिल हुए। संसद की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद परंपरागत रूप से यह चाय पार्टी होती है, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ विपक्ष के प्रमुख नेता शामिल होते हैं। छात्रों पर हुई कार्रवाई के अलावा मॉनसून सत्र में राम मंदिर चढ़ावा चोरी की भी गूंज रही। संसद परिसर में विपक्ष ने दानपेटी के साथ सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसद दानपेटी में दान भी डालते दिखे। आज इसकी गिनती हुई। संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान कुल 2,15,000 रुपए जुटाए गए। समाजवादी पार्टी ने यह रकम कैनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में जमा करवाई। 2,15,490 रुपया चांदी के सिक्के गए। संदेश ये है कि इस समय प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में चोरों के कब्जे में है।
उस पार्टी उस सरकार द्वारा जिसके लिए धर्म सत्ता पाने का साधन और मंदिर पैसा बनाने का एक जरिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल पॉलिटिकल पंडित्स ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन के नेताओं में भी अपने अपने मुद्दे पर वन अप रहने की क्या होड़ थी, क्योंकि पेपर लीक को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, समाजवादी पार्टी ने साथ दिया। फिर राम मंदिर को लेकर, चढ़ावा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी ने शुरू किया जो प्रोटेस्ट, उसमें कांग्रेस ने साथ दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मुद्दा उठाया E20 का, उस पर उनको साथ कितना मिला? पॉलिटिकल पंडित इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं और यह मामला कितना गूंजा। खैर, फिक्र के लेंस से देखें तो मॉनसून सत्र में संसद के कामकाज के लिए आवंटित समय के बड़े हिस्से का इस्तेमाल नहीं हो पाया। 12 बिल जरूर पास हुए, लेकिन बहस बहुत सीमित रही। सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध पूरे सत्र पर हावी रहा। कुल मिलाकर यह तस्वीर बताती है कि मॉनसून सत्र खत्म तो हो गया, लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच चर्चा बनाम जवाबदेही की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद इसका ट्रेलर भी दिखा। दिल्ली के मावलंकर हॉल में रचनात्मक कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया, जहां उन्होंने अभिनय के जरिए मोदी सरकार की विदेश नीति पर कटाक्ष किया। 30 सेकंड का यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा। लोकसभा में भले ही आज आखिरी दिन कोई कार्रवाई नहीं हुई हो, लेकिन राज्यसभा 1 घंटे तक चली। इस दौरान सबसे ज्यादा जो मुद्दा छाया रहा वो था शुद्धिकरण यज्ञ, जिस पर खूब सियासी चिंगारी भड़की। अब ये क्या मामला है, आपको डिटेल में जानना चाहिए। असल में हुआ यह कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सुबह सदन शुरू होने के बाद जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड में उनकी रैली के बाद बीजेपी के लोगों ने वहां जाकर शुद्धिकरण अनुष्ठान किया, यज्ञ और हवन करके उनकी रैली वाले मंच को शुद्ध करने का प्रयास किया है। खड़गे ने यह भी कहा कि चूंकि वो दलित है, इसीलिए बीजेपी के लोगों ने शुद्धिकरण अनुष्ठान करके उनका अपमान किया। ये सुनने के बाद नेता सदन जेपी नड्डा अपनी जगह पर खड़े हुए और उन्होंने घटना की निंदा की। खड़गे को भरोसा दिलाया कि सरकार इस मामले की जांच कराएगी। मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। जो माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है, और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता, और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके, शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। Now don't sensationalize, don't criticize। जो बात कही गई है, मैं कह रहा हूं कि भाई आपको जितनी दुख है उतना मुझे भी दुख है, मैं भी उतना उसी सेंटिमेंट्स के साथ चल रहा हूं। लेकिन आप अगर कहेंगे कि तुमने किया, भाई हम कह रहे हैं तहकीकात करेंगे, we will go into the details of it and find out, and if anybody is found guilty, certainly action will be taken. I request the government also, those who have done the wrong thing,
they will be investigated, they should be caught, and they should be punished. There is no two different opinion on this. संसद के अंदर इस मुद्दे पर हंगामा हुआ तो संसद के बाहर भी कांग्रेस ने इस पर सरकार और बीजेपी को घेरा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से माफी की मांग की। आपको बता दें कि यह पूरा मामला 8 अगस्त का है। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी ने विजय शंखनाद रैली की थी। दिल्ली से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सभा को संबोधित करने के लिए वहां पहुंचे थे और वो जब वहां से वापस दिल्ली लौटे तो उनके जाने के बाद श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास नाम के हिंदू संगठन ने रामलीला मैदान में पूजा पाठ और शुद्धि हवन का आयोजन किया। आयोजकों ने कहा, रामलीला मैदान हमेशा से हिंदू धार्मिक आयोजनों और पवित्र रामलीला मंचन का मुख्य केंद्र रहा है, लेकिन कांग्रेस की विजय शंखनाद सभा में मंच से इस्लामिक नारे लगाए गए, इसीलिए शुद्धिकरण जरूरी था। उत्तराखंड में बीजेपी ने श्री राम सेना से किसी तरह के संबंध को खारिज कर दिया। एक दूसरे पर जुबानी फायरिंग वाली ये न्यूज रील आपको देखनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रेभ्यो नमः। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रेभ्यो नमः। ये इनकी जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। ये क्या तरीका है? ये इस भाजपा, आरएसएस, इनकी सरकार पर, इनकी विचारधारा पर धिक्कार है। किस बात का शुद्धिकरण? शुद्धिकरण तो उत्तराखंड का होना चाहिए कि ऐसी विचारधारा, ऐसी सोच, ऐसी नीच सोच जो इन लोगों की है, शुद्धिकरण उत्तराखंड का होना चाहिए कि ऐसे लोग वहां पर आज के दिन शासन कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं देश के लिए कि देश को डिवीजन करता है। धर्म के नाम पे अगर शुद्धिकरण करते हैं तो ये देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। जो कोई लोग वहां पर ये किए हैं शुद्धिकरण का काम, उन पे केस होना चाहिए। रामलीला मंचन मैदान में यहाँ पर 2-3 दिन पहले जो धर्म विरोधी तत्वों ने जो है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, हमारे हिंदू धर्म के जो खिलाफ बातें करते हैं, हम इनकी बुद्धि की शुद्धि के लिए यह यज्ञ कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र होमे विनियोग हो। हिंदू आस्था को इस बात से ठेस पहुंची कि किसी ऐसे व्यक्ति को मंच में स्थान दिया गया जो हिंदूवादी संगठनों को की तुलना सांप से करता है, तो उस स्थान की पवित्रता खंडित होती है। वो पवित्रता पुनर्स्थापित करने के लिए ये यज्ञ हुआ। इस मुद्दे पर दिल्ली से उत्तराखंड तक सियासत हो रही है और अब इस पर यूपी में भी राजनीति शुरू हो गई है। शुद्धिकरण विवाद पर अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट में बीजेपी को घेरते हुए लिखा कि बीजेपी के राज में सामाजिक भेदभाव होता है। खड़गे जी दलित हैं, इसीलिए शुद्धिकरण यज्ञ किया गया। एनडीए एकजुट होकर इसका जवाब देगा। पीडीए एकजुट होकर इसका जवाब देगा। लेकिन दलित के नाम पर हो रही इस लड़ाई को जब आप चुनावी चश्मे से देखेंगे तो पूरा खेल ठीक से समझ में आ जाएगा। देखिए, अगले वर्ष पंजाब के साथ साथ यूपी और उत्तराखंड में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। यूपी और उत्तराखंड में दलित फैक्टर को देखें तो उत्तर प्रदेश में 21% दलित वोटर हैं, आरक्षित सीटें 84 हैं और 140 प्लस सीटों पर यह वर्ग निर्णायक भूमिका में है। इसी तरह से उत्तराखंड में लगभग 19% दलित वोटर हैं, 13 आरक्षित सीटें हैं और 20 सीटों पर इस वर्ग के वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। 2022 के यूपी चुनाव में 84 आरक्षित सीटों पर प्रदर्शन को देखें तो बीजेपी ने अकेले 60 सीट जीती थी, एनडीए को 65 सीट मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 19 सीट हासिल हुई थी। इसी तरह से उत्तराखंड में 13 आरक्षित सीटों में से 9 पर बीजेपी जीती थी, जबकि 4 सीट कांग्रेस को मिली थी। यही वजह है कि जब खड़गे ने दलित अपमान की बात कही तो उत्तराखंड से लेकर यूपी तक राजनीति होने लगी। बीजेपी बैकफुट पर नजर आई क्योंकि बीजेपी को पता है कि यह वर्ग कुछ समय से उसका प्रमुख वोटर है और जातिगत अपमान या भेदभाव से जुड़ा कोई भी विवाद राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो सकता है। इसीलिए बीजेपी इस मामले को जल्द से जल्द शांत भी करना चाहेगी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने और बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। सत्ताधारी पार्टी अलग अलग सामाजिक वर्गों और वोट बैंक को साधने की रणनीति पर काम करती दिख रही है।
इसी कड़ी में महिला मतदाताओं पर विशेष फोकस किया जा रहा है और यूपी सरकार महिलाओं के लिए एक ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिसका सीधा असर प्रदेश की करोड़ों महिला वोटरों पर पड़ सकता है। चर्चा है कि बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद दी जा सकती है। प्रस्तावित मॉडल में एक महिला को 50,000 रुपए तक की सहायता देने पर विचार हो रहा है। यह रकम एक मुश्त देने के बजाय 3 से 4 किश्तों में दिए जाने की संभावना बताई जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि इस योजना को लेकर योगी सरकार के साथ ही बीजेपी भी अपने स्तर पर सर्वे करा रही है। बताया जा रहा है कि इसकी जिम्मेदारी योगी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री को दी गई है जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने या उसे आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा सकती है, लेकिन यह सब कुछ सर्वे के बाद ही साफ होगा क्योंकि सर्वे में ही महिलाओं से जुड़े असली आंकड़े सामने आएंगे। सर्वे में पता चलेगा कि कितनी महिलाएं पहले से स्वरोजगार से जुड़ी हैं, कितनी महिलाएं स्वयं सहायता समूह में हैं और कितनी महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर रोजगार से जोड़ा जा सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या बिहार में महिला वोटरों के बीच सफल रहे जीविका दीदी मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू किया जा सकता है। अगर ऐसी किसी योजना के जरिए महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद पहुंचाई जाती है तो उसका असर परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ने की संभावना। यही वजह है कि महिला कल्याण, स्वरोजगार और आर्थिक स्वावलंबन को जोड़कर यूपी सरकार इस योजना पर विचार कर रही है। खबर है कि आर्थिक सहायता की रकम कुल मिलाकर 50,000 रुपए तक हो सकती है। संभावित मॉडल के मुताबिक चुनाव से पहले पहली किश्त के रूप में करीब 20,000 रुपए दिए जा सकते हैं। इसके बाद अगर बीजेपी की फिर से सरकार बनी तो बाकी रकम 3 किश्तों में दी जा सकती है, यानी बचे हुए 30,000 रुपयों को 10-10 हजार रुपए की 3 किश्तों में दिया जा सकता है। चर्चा है कि 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को योजना के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा जा सकता है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता देने की संभावना है। इसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों की महिलाओं के साथ साथ गरीबी रेखा से नीचे की परिवारों की महिलाओं, निराश्रित और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। अब यह भी समझ लीजिए कि यूपी सरकार महिलाओं पर इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रही है। इसका जवाब जानने के लिए ये आंकड़े ध्यान से देखें। यूपी में महिला मतदाताओं की संख्या करीब 6 करोड़ 9 लाख है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के पीछे महिला मतदाताओं का अहम रोल रहा है। लोक नीति के चुनाव के बाद किए गए सर्वे में पता चला है कि समाजवादी पार्टी के मुकाबले बीजेपी को 13% अधिक महिलाओं का वोट मिला। उस चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले ज्यादा था। 2022 के चुनाव में पुरुषों का मतदान प्रतिशत 59.34% था, जबकि महिलाओं का 62.22% रहा। उत्तर प्रदेश सरकार की चुनाव पूर्व इस संभावित योजना को लेकर सियासी टकराव भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि बीजेपी के पास चुनाव जीतने के लिए पैसे के सिवा कुछ नहीं बचा। बीजेपी का एक और जुमला, यूपी की महिलाओं को 20,000 रुपए देंगे। बीजेपी की पाप की कमाई को यूपी की धार्मिक महिलाएं कभी नहीं लेंगी। बाकी इस मामले में जुबानी तीर भी खूब छोड़े जा रहे हैं, उन पर हमने ये रील तैयार की। हमने बिहार में भी देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह सरकार ने सबके महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था, और हमने ये भी देखा महाराष्ट्र में भी इस तरह का कार्य हुआ है। हम बिल्कुल वेलकम नहीं करते हैं चुनाव से पहले लोगों के खाते में उनके मतलब कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। चुनाव आते ही कह रहे हैं 50,000 रुपए देंगे, 30 पहले देंगे, 10 बाद में देंगे। अरे बिहार में भी आपने ऐसे ही पैसे दिए थे, उसके बाद उस पैसों को वसूल रहे। बिहार में आपने कहा था 2 लाख रुपए चुनाव के बाद देंगे, किसी एक भी जीविका दीदी को नहीं दिए, और अब तो 10,000 रुपए भी वसूली की बात चल रही है। विपक्ष के नेता महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले जो भी हुआ उसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन सत्ता मिलने के बाद जनता के साथ विश्वासघात किया जाता है। इन आरोपों के बीच चर्चा करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां अन्नपूर्णा योजना को लेकर पिछले कुछ दिनों से जमकर बवाल हो रहा है। दरअसल विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा किया। बीजेपी सत्ता में आई तो योजना लागू होते ही 12 पन्नों का नया आवेदन पत्र जारी कर दिया गया। विपक्ष का कहना है कि अब योजना का लाभ देने में
पारिवारिक आय और आर्थिक मापदंडों की शर्त रखी गई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का एक बयान भी है जिसमें उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिमाह 10,000 रुपए से अधिक आय पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद विवाद बढ़ गया, सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए गए। टीएमसी के नेता यह सवाल पूछ रहे हैं कि अगर योजना में शर्त रखनी थी तो चुनाव से पहले रखते। चुनाव प्रचार के दौरान योजना का लाभ देने का वादा किया गया था। यह बंगाल की जनता के साथ विश्वासघात है। आपको कंडीशन देना है तो आप इलेक्शन के पहले बोलना चाहिए, इलेक्शन का पहले बोलना चाहिए। तो तब आप लोग बोला था जो लोग लक्ष्मी भंडार मिलता है सब दुगना हो जाएगा, और अभी आप लोग पूरा एक सेक्शन एलिमिनेट कर दे रहे हैं, आप वो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। ये तो पब्लिक का सब इलेक्शन चीटिंग हो गया है। ज़्यादा सरकारी सिस्टम कुछ है, बोलना कुछ पड़ता है, लेकिन मिल जाएगा सबको। मेरे को ऐसा ही लगता है कि मिल जाएगा सबको मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए। जब वोट के वक्त वोट लेना था उस वक्त स्टेज में जाके बड़ा बड़ा भाषण लगा के क्या बोला था, लक्ष्मी भंडार को छोड़ के हम अन्नपूर्णा योजना लेके आएंगे। आज के डेट में क्या बोल रहे हैं, 3,000 रुपये मिलेगा, लेकिन उस दिन बोला था हर लड़की को मिलेगा। आज क्या बोल रहे हैं, जिसका इनकम 10,000 के नीचे उनको मिलेगा। मतलब तो आने वाला दिन में बंगाल का महिला समाज इसका जवाब देगा। अब एक बड़ी हैरान करने वाली खबर है। फिक्र में अब हम आपको ऐसी तस्वीरों के साथ उन लोगों की चिंता बता रहे हैं जो ऐसी घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। खतरनाक कुत्तों वाला खौफ है इसमें। पिटबुल जो कि एक हंटिंग डॉग के नाम से मशहूर है, जैसे वो खतरनाक कुत्ते जो किसी की जान भी ले सकते हैं। पिटबुल जैसी खतरनाक नस्ल के डॉग पालने वालों को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि इंसानों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है खतरनाक डॉग पालने का शौक। यह वीडियो पटियाला का है, जहां घुमन नगर में एक पति पत्नी घर खरीदने के सिलसिले में एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ पहुंचे थे। प्रॉपर्टी डीलर जैसे ही घर की घंटी बजाई, अंदर से पिटबुल नस्ल का कुत्ता बाहर आ गया और सीधे बाहर खड़े पति पत्नी पर हमला कर दिया। सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि दोनों को समझने तक का मौका नहीं मिला। पहले पिटबुल ने महिला पर हमला किया, जिससे वो जमीन पर गिर गई, लेकिन पिटबुल उसे काटता रहा। जब पति ने उसे बचाने की कोशिश की तो खतरनाक डॉग ने उस पर भी हमला कर दिया, जिसके बाद एक महिला घर से बाहर आई और कुत्ते पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। इस दौरान 5 से 6 और लोग डंडे लेकर पहुंचे। सबने पिटबुल को करीब 40 से 50 डंडे मारे। इसके बाद ही उसने दोनों को छोड़ा, लेकिन तब तक वो 25 से 26 बार दोनों को काट चुका था। पिटबुल के हमले के बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की सर्जरी करनी पड़ी तो उसके पति को पैर और पीठ में टाके लगाने पड़े। इस घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। ਜਾਂਦੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁੰਡਾ ਖੁੱਲਦੇ ਹੀ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਸੀ, ਪਿਟਬੁਲ ਕੁੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੀ ਕਰਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਟੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਲੈਗਸ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ FIR ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰਡ FIR ਨੰਬਰ 137, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਧਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 291 ਤੇ 125 BNS ਦੇ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਕੇਰੀ ਐਂਡ ਰਿਗਰੈਟੇਬਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰਸ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੀਸ ਆਰ ਫੈਰੋਸ਼ੀਅਸ ਡੌਗਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਇਵਨ ਮੋਰ ਵਿਜੀਲੈਂਟ। शॉकिंग रिपोर्ट। पटियाला से आई पिटबुल डॉग के अटैक की तस्वीरें सिर्फ डराने वाली नहीं हैं, बल्कि कई गंभीर सवाल भी खड़े करती हैं। पहला सवाल तो यह है कि जो पिटबुल इतना खतरनाक है उसे घर में पालने की जिद क्या है, क्योंकि ट्रेडिशनली इसका इस्तेमाल डॉग फाइटिंग और चेज करने के लिए और जंगलों में होता था। ऐसे डॉग्स को पालने के लिए क्या रजिस्ट्रेशन, नियम और निगरानी जरूरी नहीं है? डॉग रखना शौक हो सकता है, लेकिन लोगों की सुरक्षा कितनी है, जिम्मेदारी किसकी है? दुनिया के अलग अलग देशों में कुछ खतरनाक नस्लों पर पाबंदियां या सख्त नियम है, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं है? किसी कुत्ते के हमले के लिए उसके मालिक को जिम्मेदार क्यों ना माना जाए? इससे पहले भी पिटबुल के जानलेवा हमलों के कई मामले सामने आ चुके हैं। पिटबुल को दुनिया में डॉग्स की सबसे खतरनाक नस्ल में से माना जाता है।
क्योंकि पिटबुल के मजबूत जबड़ों से छूटना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, कई बार पिटबुल का जो जबड़ा होता है वो अपने आप लॉकडाउन पोजीशन में चला जाता है, तो फिर बहुत मुश्किल है उसको अनलॉक करना। पिटबुल डॉग अचानक बहुत आक्रामक हो जाते हैं, कई बार ये बिना किसी वजह से भी हो सकता है। इसमें रीजंस होते हैं लैक ऑफ सोशलाइजिंग, और अगर जो इनके ओनर्स हैं उन्होंने अच्छी मेंटेनेंस नहीं की है। ऐसे मामले भी सामने आए जहां पिटबुल ने अपने ही मालिक या परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया। अमेरिकी संस्था के मुताबिक पिटबुल के हमले में मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। अमेरिका में कुत्तों के काटने से 60% मौत पिटबुल के हमले से हुई है। यूरोप के कई देशों में पिटबुल या दूसरे खतरनाक डॉग्स पालने पर प्रतिबंध या कड़े नियम है। भारत में भी कुछ शहरों और स्थानीय निकायों ने सख्त नियम लागू किए। नोएडा, गाजियाबाद और चंडीगढ़ में पिटबुल को लेकर स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध है। खैर, अब एक बहुत परेशान करने वाली खबर है जिस पर लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और हम आपको इसको लगातार बताते भी रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जिस पर बनी एक टनल बारिश के पानी में डूबी नजर आई। पानी निकालने से लेकर यात्रा बहाल करने में करीब 50 घंटे लग गए। इस रूट पर राजस्थान के कोटा में मौजूद मुकुंदरा टनल 1100 करोड़ की लागत से बनी है। इसे हाईटेक तकनीक से बनाने का दावा था, लेकिन इन दावों पर तब पानी फिर गया जब बारिश का पानी इसमें भर गया। हैरानी की बात यह है कि हाईटेक तकनीक वाली इस टनल से पानी निकालने में लगभग 50 घंटे लग गए, यानी 2 दिन बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हो पाई। टनल से पानी तो निकल गया, लेकिन कई सवाल अभी भी वहीं पर फंसे हुए हैं। ऐसे मामलों को अक्सर बहानों और कुतर्कों से ढकने की कोशिश होती है। सवाल यह है कि आखिर टनल में इतना पानी कैसे भरा? क्या टनल का ड्रेनेज सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा? बताया गया कि तेज बारिश के चलते पानी जमा हुआ। बारिश के कारण पहाड़ों से पानी का रिसाव टनल के अंदर तक पहुंच गया। जहां पानी निकासी के लिए अंडरग्राउंड टैंक बनाए गए, वहीं से पानी पंपों की मदद से बाहर निकाला जाता है, लेकिन पंपों की क्षमता इतनी नहीं थी कि वो पानी को बाहर निकाल पाए। इसीलिए 50 घंटे तक लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। NHAI ने के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर उन्होंने बताया कि टनल में सीपेज की दिक्कत 2023 में ही पकड़ में आ गई थी, लेकिन इस बार टनल में अचानक बारिश का पानी बढ़ गया जबकि पंपिंग क्षमता कम थी। पहले से ही पंपिंग क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया जा चुका है, लेकिन इसमें समय लगेगा। जून में नए पंपों का ऑर्डर भी दिया गया। NHAI का यह भी कहना है कि सिर्फ पंप सिस्टम की दिक्कत है, टनल के स्ट्रक्चर को पानी से कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिक्र के लेंस से देखने पर सवाल यह उठता है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की टनल में इतना पानी ही भरा ही क्यों? इस एक्सप्रेसवे की टनल को वर्ल्ड क्लास बताया जाता है, लेकिन क्या वर्ल्ड क्लास टनल और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होता है जो बारिश के पानी में 50 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाए? खैर, अब खबर उस आदेश की जिसकी मियाद सिर्फ 3 घंटे की रही। BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कानून के छात्रों पर अपने ऑर्डर का हंटर तो चलाया, लेकिन 3 घंटे के अंदर यह आदेश वापस भी लेना पड़ गया। मामला CJI सूर्यकांत के विरोध से जुड़ा है, जिसमें BCI ने अपना कड़ा रुख दिखाया था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने सभी स्टेट बार काउंसिलों को निर्देश दिया था कि वो नालसार यानी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद से 2026 में ग्रेजुएट होने वाले लॉ के छात्रों को अगले आदेश तक एडवोकेट के तौर पर एनरोल ना करें, यानी उनका पंजीकरण करने से रोका गया था। साथ ही उन्होंने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से उन छात्रों के बारे में एक तथ्यात्मक रिपोर्ट भी मांगी जो विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में CJI सूर्यकांत के शामिल होने का विरोध करने वाले अभियान में शामिल थे। BCI चेयरमैन ने नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ और सभी राज्य बार काउंसिल को 6 पन्नों की चिट्ठी लिखी। BCI ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत के विरोध को कुछ लोगों की गुटबाजी और राजनीति से प्रेरित बताया। कानून की पढ़ाई के बाद किसी भी छात्र को सबसे पहले किसी राज्य के बार काउंसिल में रजिस्टर्ड करवाना होता है, उसके बाद ही वो वकालत के परमानेंट लाइसेंस के लिए BCI की परीक्षा दे सकता है। BCI ही वकीलों के लिए नियम बनाता है। पिछले हफ्ते नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के दीक्षांत समारोह में CJI सूर्यकांत को बुलाया गया था, लेकिन छात्रों ने उनके आने का विरोध जताया। चीफ जस्टिस की कॉकरोच वाली टिप्पणी और प्रदर्शनकारी छात्रों से जुड़े मामलों के चलते उनका विरोध किया गया था। कॉकरोच जनता पार्टी ने छात्रों का साथ देते हुए बार काउंसिल के फैसले का विरोध जताया और आंदोलन की चेतावनी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया है जो ये सारे एडवोकेट्स के लिए रूल्स और रेगुलेशंस निकालती है, उसके जो चेयरमैन है मनन कुमार मिश्रा, जो बीजेपी के राज्यसभा मेंबर भी है, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि नालसार यूनिवर्सिटी में कोई भी बच्चा जो इस साल ग्रेजुएट हुआ है वो अपने आप को एडवोकेट की तरह एनरोल नहीं कर पाएगा कहीं भी अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। ये जरासर इलीगल ऑर्डर है, कंडेमनेबल है। कॉकरोच जनता पार्टी इसका खंडन करती है। मनन कुमार मिश्रा जी को यह समझना चाहिए कि आप देश के युवाओं को इस
तरीके से आप डरा नहीं सकते हो। वो टाइम गया, अब युवा जाग चुका है, युवा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है अपने फ्यूचर का। तो आपने ये जो नोटिफिकेशन निकाला है उसको आप तुरंत इमीडिएटली विड्रॉ करिए। अगर नहीं करेंगे तो पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। सीजेपी की धमकी का असर भी हुआ और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना निर्देश अब वापस ले लिया है। बीसीआई चेयरमैन मनन मिश्रा द्वारा नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ और सभी स्टेट बार काउंसिलों के सेक्रेटरी को भेजे गए पत्र पर विस्तार से चर्चा और विचार विमर्श किया गया। चर्चा के बाद सभी सदस्यों ने राय दी कि लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार नालसार के 2026 में पास होने वाले ज्यादातर छात्र निर्दोष हैं और वो अनादर करने वाली गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहते हैं। इसलिए बार काउंसिल ने अपने आदेश में बदलाव किया। अब सभी छात्र अपनी पसंद की स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के हकदार होंगे। जाहिर है जेन जी और छात्र आंदोलन का कंपन इस वक्त देश महसूस कर रहा है। संसद में भी सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा है। बार काउंसिल को भी इसका एहसास जरूर हुआ होगा क्योंकि आदेश जारी होते ही विरोध के सुर तेज होने लगे। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की सत्ता और आतंकवाद के गठजोड़ की, जिसका नया सबूत एक बार फिर पाकिस्तान से आया है। आपको बता दें कैसे पाकिस्तान की सरकार में रह चुके मंत्री आतंकियों के लिए सजदा कर रहे हैं। वो खुद को खूंखार आतंकी का नौकर बता रहे हैं। ये पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख राशिद हैं, वही जो 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम 500 ग्राम का न्यूक्लियर बम की बात करते थे। इनकी चर्चा एक वायरल बयान की वजह से हो रही है जिसमें उन्होंने हाफिज सईद की तारीफ की है। इससे पाकिस्तान का आतंकियों के संरक्षण, उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट देने वाला चेहरा भी दुनिया के सामने आ गया। शेख राशिद पाकिस्तान की सत्ता का कोई छोटा नाम नहीं है। यह शख्स दिसंबर 2020 से अप्रैल 2022 तक पाकिस्तान का गृह मंत्री रह चुका है। गृह मंत्री बनने से पहले अगस्त 2018 से दिसंबर 2020 तक वो रेल मंत्री के पद पर थे। सोचिए, ऐसा शख्स पाकिस्तान में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हाफिज सईद का समर्थन करता है, खुद को हाफिज सईद का गुलाम बताता है। और अब बात करते हैं हरिद्वार की, जहां कांवड़ यात्रा के लिए करोड़ों कांवड़िए पहुंचे। ये कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने स्थानों के लिए निकले, लेकिन वो हरिद्वार में कुछ ऐसा छोड़कर निकले जो चर्चा का विषय बन गया। दरअसल हरिद्वार में 12 दिन की कांवड़ यात्रा के दौरान 4 करोड़ 80 लाख कांवड़िए पहुंचे, जो शहर में करीब 7,000 मेट्रिक टन कचरा छोड़ गए। सबसे बुरा हाल गंगा के घाटों का हुआ, जहां कांवड़ यात्रा के दौरान करीब 4,500 मेट्रिक टन कचरा इकट्ठा हो गया। वहां कचरे के बड़े बड़े ढेर दिखे, प्लास्टिक से लेकर कपड़ों तक का ढेर लगा हुआ दिखा। महिलाओं के चेंजिंग रूम में भी देखिए किस तरीके से गंदगी दिखाई दी है। गंगा आरती के दौरान जहां श्रद्धालुओं के बैठने की जगह होती है, वो भी कूड़े से भरी दिखी। अब कांवड़ यात्रा खत्म होने के बाद हर जगह स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। पूरे शहर की सफाई के लिए 1000 कर्मचारियों को लगाया गया है। विशेष तौर पर घाटों की सफाई करके उन्हें पहले की तरह चमकाया जा रहा है। हर की पौड़ी, सुभाष घाट, नई घाट की सफाई का काम करीब करीब पूरा भी कर लिया गया है। इस काम में तमाम एनजीओ और सिविल सोसाइटी की मदद भी ली जा रही है। प्रशासन का कहना है कि जो कचरा जमा किया गया है उसको ट्रीटमेंट प्लांट में रिसाइकिल किया जाएगा। हमारा जो पूरा, अगर मैं कावड़ अवधि की बात करूं तो 7,000 मेट्रिक टन का हमारा कैलकुलेशन है जो टोटल कूड़ा निकला है। और उसमें अगर मैं शहर का जो रेगुलर कूड़ा होता है उसको अगर मैं माइनस करूं तो अराउंड 4,000 to 4,500 मेट्रिक टन कूड़ा जो है वो कावड़ अवधि के दौरान निकला है। आने वाले 4 से 5 दिन में और अभियान को गति दी जाएगी और निश्चित तौर पे पुनः हरिद्वार में जो कावड़ के बाद जो हमने देखा कि कई जगह कचरे के ढेर लगे थे उसको पुनः हटा दिया जा रहा है। हटाने के साथ साथ उनका प्रॉपर डिस्पोजल भी किया जाए। नगर निगम ने और गंगा सभा के कर्मचारियों ने, गंगा सभा ने बड़ी तत्परता से उसको जो है एक ही दिन में सब सफाई करी है। और इतना कूड़ा है कि शायद वो कहाँ समाएगा, ये हमारी समझ से बाहर होगा। यह दुर्भाग्य की बात है कि इतना कूड़ा, इतना गंदा कूड़ा हमारे कावड़िए भाइयां छोड़ करके गए। गंगा क्षेत्र में जब आप आए तो वहाँ कूड़ा न छोड़ करके जाएं, अपने साथ में लाई हुई प्लास्टिक गंदगी को वापस ले जाएं और हरिद्वार क्षेत्र पर उसका भार ना डालें। और फिक्र में एक चौंकाने वाली खबर की बात करते हैं। 8 अगस्त को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर जो कुछ हुआ उससे हर कोई डरा हुआ है। यहाँ सब कुछ शांत था, लोग अपनी अपनी मंजिल पर जाने के लिए पहुंचे थे। तभी एक व्यक्ति की जेब में रखे मोबाइल फोन में जबरदस्त धमाका होता है। इसके बाद रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। इस हादसे में 26 वर्ष का एक युवक जो है वो गंभीर रूप से झुलस गया। चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़ित ने
यह फोन सिर्फ 1 महीने पहले ही खरीदा था। मोबाइल फोन में हुए धमाके में घायल व्यक्ति का नाम माजिद है। वो अपने निजी काम निपटाकर गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से वापस ग्रेटर नोएडा लौटने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन तभी माजिद को महसूस हुआ कि उसकी पैंट में जो मोबाइल फोन रखा है अचानक तेजी से गर्म हो रहा है। माजिद जब तक कुछ समझ पाता या फोन को जेब से बाहर निकालने की कोशिश करता, एक जबरदस्त धमाके के साथ फोन फट गया। धमाका इतना तेज था कि माजिद के दोनों हाथ, पेट का निचला हिस्सा बुरी तरह से झुलस गया। अचानक हुए इस धमाके और धुएं को देखकर ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों में चीख पुकार मच गई और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि आखिर एक चलता फिरता मोबाइल फोन बैटरी बम कैसे बन जाता है। इसमें एक टर्म का इस्तेमाल होता है जिसे थर्मल रनवे कहा जाता है। फोन में लिथियम आयन बैटरी के अंदर थर्मल रनवे से ही धमाका होता है। बैटरी का तापमान ज्यादा बढ़ने पर केमिकल रिएक्शन बेकाबू हो जाते हैं। थर्मल रनवे से तेज गैस और गर्मी पैदा होती है। बैटरी का तापमान बढ़ने पर अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इससे धमाका हो जाता है। यह भी समझते हैं कि फोन का तापमान बढ़ने की वजह क्या है। लगातार गेम खेलना, चार्ज करते समय वीडियो देखना, लोकल या नकली चार्जर से वोल्टेज कंट्रोल का बिगड़ना, बार बार गिरने से शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ना, फुल चार्ज हो जाने के बाद भी घंटों चार्जर पर लगे रहना, बहुत पुरानी या अंदर से फूल चुकी बैटरी का इस्तेमाल करना। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या बैटरी में कोई खराबी थी? क्या फोन में निर्माण संबंधी कोई खामी थी? क्या फोन पहले से किसी तरह डैमेज था या फिर ब्लास्ट की कोई दूसरी वजह थी? और अगर 1 महीने पुराना फोन अचानक जेब में बम की तरह फट सकता है तो मोबाइल कंपनियों की गुणवत्ता और सुरक्षा जांच को लेकर सवाल उठने लाजमी। खैर, फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईरान अमेरिका युद्ध की आयतुल्लाह अली खमेनी की मौत के बाद जूनियर खमेनी इंतकाम की आग में चल रहे हैं। मुश्तबा खमेनी ने अपने तेवर से दिखा दिया है कि न सिर्फ तेहरान की सोच बदली है बल्कि उसकी रणनीति भी बदल चुकी है। मुश्तबा की नई टीम अब सिर्फ अमेरिकी मिसाइलों और ड्रोन से सुरक्षा के लिए तैयार नहीं है, बल्कि दुश्मन के इलाके में घुसकर स्मार्ट ऑपरेशन की भी तैयारी कर रही है। मुश्तबा की नई टीम ने साफ कर दिया है कि अब अगर ईरान की तरफ एक भी मिसाइल चली तो अगली जंग दुश्मन की जमीन पर लड़ी जाएगी। यह केवल एक खोखली धमकी नहीं बल्कि एक स्मार्ट ऑपरेशन का वो ब्लूप्रिंट है जिसने पश्चिमी देशों के डिफेंस एक्सपर्ट्स के पसीने छुड़ा दिए। अब तक दुनिया ने देखा था कि जब भी ईरान में दबाव बनता है, जब भी ईरान पर हमले होते थे, तभी वो अपनी मिसाइलों और ड्रोन्स को एक्टिव करता था। लेकिन मुज्तबा की नई टीम का प्लान मिसाइल दागने से कई कदम आगे है और यह प्लान तब बना है जब हाल ही में जूनियर खमेनी ने अपने सिक्योरिटी और डिफेंस टीम में बड़े बदलाव किए। पूर्व IRGC कमांडर मोहसिन रज़ाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव बनाया गया। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन, होर्मुज़ और भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर टकराव संवेदनशील दौर में। आखिर ईरान का प्लान क्या है, ये समझते हैं। ईरान अब दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करेगा। IRGC दुश्मन के खिलाफ स्मार्ट ऑपरेशन चलाएगा। युद्ध को इतना खींचेगा कि दुश्मन थक कर घुटने टेक दे। दुश्मन की पावर ग्रिड और एनर्जी सेक्टर पर हमले होंगे। दुश्मन के बड़े पावर प्लांट्स पर हमले किए जाएंगे। ईरान अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले करेगा। होर्मुज़ और फारस की खाड़ी में बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल्स पर हमले होंगे। सोचिए, अगर समंदर में बिछी केबल्स पर हमले हुए तो साउथ एशिया, यूरोप और पश्चिम एशिया का बैंकिंग, स्टॉक मार्केट और डिजिटल कारोबार एक झटके में ठप हो सकता है। तो वहीं ट्रंप भी कम नहीं है। ट्रंप भी शांति की जगह भड़काऊ बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें ईरान पर जरा भी भरोसा नहीं है।